हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके सीरीज का टॉपिक नंबर 14। आज का टॉपिक हमारा रहेगा भारत की जनगणना 2011, जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके की बात करें तो 15 to 20 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से आते हैं और 15 to 20 मार्क्स कहीं ना कहीं मायने रखते हैं जीके सेक्शन में, इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चलना, हर एक टॉपिक को अच्छे से करना। टारगेट हमारा 45 टॉपिक्स का है और एक अलग नोटबुक बना लेना स्टैटिक जीके के 45 टॉपिक्स की, ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। और टारगेट रखना एग्जाम से पहले 2 या 3 बार आपका रिवीजन हो जाए स्टैटिक जीके। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नंबर 14, भारत की जनगणना। ठीक है, ये हम ल्यूसेंट वाली बुक से इस टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे डिटेल में दिया है और अच्छे से दिया हुआ है। और इंग्लिश मीडियम वाले, वो इंग्लिश वाली जो ल्यूसेंट आती है उससे आप कवर कर सकते हो। यानी ये जो ल्यूसेंट वाली जीके वाली बुक है वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर में, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके उसके बाद ये टॉपिक आप कवर कर सकते हो उस वाली बुक से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका भारत की जनगणना 2011। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी रहेंगे वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस टॉपिक में काफ़ी कुछ छोड़ना भी है और कुछ ही पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका भारतीय संविधान की धारा, अगर धारा पूछता है तो 246 के अनुसार जो है जनगणना कराने का दायित्व किसको जाता है? संघ सरकार को। ठीक है, तो संघ सरकार को जो है जनगणना कराने का दायित्व जाता है। और यह संविधान की कौन सी अनुसूची है? 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या कहाँ पे है? 69 पर ही बताया हुआ है। ठीक है, तो धारा 246 कौन कराता है? संघ सरकार कराएगी। 7वीं अनुसूची और कहाँ पे ये है? क्रम संख्या 69 पे। सेकंड आपका है जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन ये कार्यरत है। इसका अधिकारी कौन होता है? भारत का महापंजीयक भी कहते हैं या फिर जनगणना आयुक्त। देश भर में जो भी जनगणना से संबंधित जो भी कार्य है उनको निर्देशित करता है जनगणना आयुक्त, और जनगणना के आंकड़ों को क्या करता है? जारी करता है। अगर हम बात करें वर्तमान में, ठीक है, तो वर्तमान में जो भारत के महापंजीयक या फिर जनगणना आयुक्त 2004 से 2009 तक की बात कर रहा है। ठीक है, सॉरी, 2000 वर्तमान की बात करें 2009 के बाद, वो हैं डॉक्टर सी चंद्रमौली। तो ये भी पूछता है कि जनगणना आयुक्त कौन है, और इससे पहले कौन थे? देवेंद्र कुमार सिकरी, जो कि 2004 से 2009 तक थे। क्वेश्चन आता है कि 2011 वाली जो जनगणना है कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना है। और स्वतंत्र भारत की 1947 के बाद की 7वीं जनगणना है। ठीक है, स्वतंत्र भारत की 7वीं है और 2011 की अगर जनगणना टोटल पूछता है तो 15वीं जनगणना ये थी। और इसके बाद इसकी शुरुआत की महापंजीयक जनगणना आयुक्त के द्वारा ये शुरुआत हुई इसकी 1 अप्रैल 2010 को। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सितंबर 2010, ठीक है, को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना स्टार्ट की है। जाति आधारित जनगणना जो है स्टार्ट हुई सितंबर 2010 से, और 1931 के बाद ही पहली बार जो है इसकी स्वीकृति दी गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जून 2011 से सितंबर 2011 के बीच एक जनगणना हुई थी, कौन सी? जाति आधारित वाली जो थी। इसके बाद जनवरी जनगणना 2011 का जो शुभंकर था, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो था प्रगणक शिक्षिका, और इसका जो आदर्श वाक्य था वो क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो ये भी आपका पूछा जाएगा कि 2011 की जो जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे अब आते हैं। यहाँ पे जनगणना की शुरुआत कब हुई भारत में? क्वेश्चन पूछता है तो 1872 में। कौन थे? लॉर्ड मेयो थे उस समय गवर्नर। नियमित जनगणना की शुरुआत पूछेगा भारत में तो कब से हुई? 1881 में। किसके टाइम पे? लॉर्ड रिपन के टाइम पे। इसके बाद 1881 में जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यू प्लॉडन। तो ये भी पूछता है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कभी स्टार्ट हुई? 1951 में। किसके टाइम पे उस समय थे? जनगणना आयुक्त कौन थे? R.A. गोपाला स्वामी, जो कि 1949 से 53 तक रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पूछा जाता है कि आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय किसको जाता है? कौन सी कंट्री को जाता है? स्वीडन को। इसके बाद 1749 में पहली बार जनगणना कराई गई थी। तो ये जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 10 के जनगणना की शुरुआत कब हुई? क्वेश्चन पूछा जाता है। 1790 में। कहाँ पे हुई? अमेरिका में। और 1808 में उसके बाद कहाँ पे हुई? ये इंग्लैंड में। तो जितने भी पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हर एक। आप कुछ डेफिनेशन पूछता है कि जनगणना घनत्व, और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जनगणना घनत्व क्या है, कैसे निकालते हैं, ये पूछा जाता है। तो कैसे निकालते हैं जनगणना घनत्व? कुल जनसंख्या को डिवाइड कर दो, भाग करना है कुल क्षेत्रफल से, जो आएगा वही हमारा जनगणना घनत्व होगा। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। लिंग अनुपात सेक्स रेशियो कैसे निकालते हैं? स्त्रियों की संख्या को डिवाइड करो पुरुषों की संख्या से और उससे मल्टीप्लाई कर दो 1000 से,
तो ये आ जाएगा हमारा लिंग अनुपात। इसके बाद शिशु लिंग अनुपात कैसे निकालते हैं? शिशु लिंग अनुपात निकालते हैं कि बालिकाओं की संख्या को डिवाइड कर दो बालकों की संख्या से, लेकिन एज क्या होनी चाहिए उसकी 6 साल तक के, ठीक है। और उसके बाद उनको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, जो आएगा वो हमारा शिशु लिंग अनुपात आएगा। साक्षरता दर कैसे निकालते हैं? तो साक्षरता दर निकालते हैं साक्षरों की संख्या, जितने भी साक्षर हैं उनको डिवाइड करेंगे 7 साल से ऊपर वाली जनसंख्या से। तो बिल्कुल 7 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं, बच्चे सभी इसमें आएंगे, तो उससे डिवाइड करेंगे तो साक्षरता की जो दर है, लिटरेसी रेट हमारा निकल के आएगा, और मल्टीप्लाई 100 भी करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले याद रखना है कि कौन सा कैसे हम क्या निकालते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर 10 के वृद्धि दर पूछता है कैसे निकालते हैं, तो वर्तमान जनसंख्या में से माइनस करना है पहली की जनसंख्या को, और डिवाइड करना है पूर्व जनसंख्या पहली की जनसंख्या को, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आ जाएगा। शिशु मृत्यु दर देखो, शिशु मृत्यु दर जो है प्रति हजार जीवित जन्म शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाता है। ये हमारा शिशु मृत्यु दर है, यानी शिशु मृत्यु दर जो है किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की जनसंख्या। तो इसकी इन्होंने कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया। इसके बाद अगला देखो, जनगणना 2011 के तहत क्या हुआ था? देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, ये इंपॉर्टेंट है, तैयार किया जा रहा है, ठीक है, तैयार किया जा गया था, ठीक है। जिसमें क्या था, देश के सभी नागरिकों के कुल 15 विवरण जो है दर्ज कराने के अलावा 15 वर्ष और इससे ऊपर की जो वह है वह के सभी इससे ऊपर की आयु के सभी नागरिकों के बायोमेट्रिक्स आंकड़े भी इसमें एकत्र किए जाए थे। तो ये इंपॉर्टेंट था कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर जो है ये कब तैयार किया गया, कौन सी जनगणना में? तो जनगणना 2000। एनपीआर की फुल फॉर्म भी पूछता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी हैं वो डिस्कस करेंगे। 2011 के जनगणना में भारत का जो प्रशासनिक विभाजन है वो 593 जिले थे, उनमें 593 जिले थे, और 2011 की बात करें तो जिले कितने हो गए? 600, यानी 1.10 सालों में 2001 से 11 तक में टोटल कितने नए जिले बने थे? 47। इसके बाद महान विभाजक वर्ष पूछता है, कौन सा था? 1921, 1921 था। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1911 से लेकर 1921 के दौरान, ठीक है, 1911 से लेकर 1921 के दौरान, आगे देखते हैं क्या हुआ। ये रहा, भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर जो है -0.31% थी, और इसमें जो है भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई थी, इसलिए 1921 को क्या बोला जाता है? विभाजक वर्ष बोला जाता है। अच्छा, इसके बाद अगला है कि भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वार्षिक घातीय वृद्धि दर वो कब आए? 1961 से 71 के दौरान। चेंज यहाँ पे थोड़ा करते हैं हम यहाँ पे कलर में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट जितने भी पॉइंट हैं, जो भी जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं 2011, ठीक है, 2011 की जनगणना से प्रमुख आंकड़े। अब यहाँ पे आंकड़े की बात करते हैं। कुल जनसंख्या की बात करेगा तो कुल जनसंख्या कब कितनी थी? 121 करोड़, ठीक है, 8,54,977, जिसमें अगर पुरुष बोलेगा तो 51% थे, यानी 6 करोड़ 62 करोड़ थी। महिलाएं की बात करेगा तो 48%, यानी 58 करोड़ थी। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो है विश्व की कितने %, विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2011 के अकॉर्डिंग वो था 17.5%, यानी पूरे वर्ल्ड की 17.5% जनसंख्या जो है वो भारतीय है। अच्छा, जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 1.97% था, उससे घटकर 1.64% हुआ है। 10 की वृद्धि दर 21.54% से घटकर कितना हो गया? 17.7%। इसके बाद नागालैंड की 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक रही है सबसे ज़्यादा, कितनी? -0.6%। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था इससे पहले वाले में, और कितना हो गया अब? 382, यानी 1 किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व काफ़ी बड़ा है, 325 से 382 हो गया। ऐसे लिंग अनुपात भी हमारा बड़ा है, 933 था तो 943 हो गया। शिशु लिंग अनुपात भी यहाँ पे कम हुआ है, शिशु लिंग अनुपात कम हुआ है, 927 था तो 918 हो गया, ठीक है। साक्षर लोग बोलें, जितने पढ़े लिखे हैं, शिक्षित लिटरेसी रेट देखें तो 64% से 73%, यानी
जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ गया। पहले 64% लोग पढ़े थे, अब 73% लोग पढ़े हैं। पुरुष में बात करें तो पुरुष में 75 थे, तो अब वो 80% हो गया पुरुष की साक्षरता दर। महिलाओं की बात करें तो 53 था, तो 64% हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो उनमें न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य यानी सबसे कम पढ़े लिखे लोग जो हैं किस ग्रामीण क्षेत्र में, तो आंध्र प्रदेश में कितने 60%। अगर शहरी क्षेत्रों में बात करें तो किस शहरी क्षेत्र में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो यूपी में 75%। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग केरल के 93%, और सबसे अगर बात करें पूर्ण साक्षर घोषित जो राज्य है वो कौन सा है, केरल है। 93% लोग वहाँ के पढ़े लिखे हैं। जनगणना 2011 की बात करें तो अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, अनुसूचित जाति वाले हैं 20 करोड़, और जो कुल जनसंख्या का 16% है। 2011 में ये कितना था, 16.2% था, अब 16.6% है। अनुसूचित जातियों में लिंग अनुपात कितना है, 9:4:5 है। 2001 से 2011 के दौरान अनुसूचित जाति की 10 के वृद्धि दर की अब बात करें तो कितना रहा, वो चीज़ हम डिस्कस करते हैं। तो वो रही है 23.7%। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक टॉपिक लगता है कि बोरिंग है, लेकिन याद रखना कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा है, हर एक टॉपिक को करना पड़ेगा। अगर वो बोरिंग लगता है फिर भी हमें करना पड़ेगा, और इसमें से जो भी हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे नोट करना पड़ेगा, नोटबुक बनानी पड़ेगी स्टैटिक जीके की, ताकि रिवीजन करने में आसानी हो और 2 या 3 बार आपका रिवीजन हो जाए एग्जाम से पहले। इस टाइप से आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। जनगणना 2011 से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है जनगणना, क्वेश्चन आया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। 2019 का जो स्टेनो का पेपर हुआ था उसके जीके सेक्शन को, कि वहाँ पे जनगणना से क्वेश्चन आया हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, मैंने एनालिसिस करके बताया है 2019 का जो जीके सेक्शन था और जनगणना से क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक नंबर हमारे लिए मायने रखता है जीके सेक्शन में, इसलिए किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, हर टॉपिक को अच्छे से करना है, लास्ट तक करना है, और उसके बाद उसमें उसके नोट्स बनाने हैं। और जो टॉपिक हमारा लंबा है उसमें क्या करना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखना है कि जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ मैं इसमें भी बता रहा हूँ। अगर आप ल्यूशन से करोगे तो वहाँ पे आपके 4 या 5 पेज में जनगणना वाला टॉपिक दिया हुआ है, पूरे 4 या 5 पेज को कंप्लीट नहीं करना, उसमें से जो हमें इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वही चीज़ हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आगे जनगणना 2011, यानी देश की कुल जनसंख्या में नगर वाली जनसंख्या कितनी है, 31%। अगर ग्रामीण बोलेगा तो 68.8% है, यानी ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है। 2011 में कितनी थी, 27% थी नगर वाली, और ग्रामीण वाली 72% थी। ठीक है, अगर बात करते हैं राज्यों में, सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछेगा तो सिक्किम हो जाएगा, और इसकी जनसंख्या से कम जनसंख्या वाले 4, यानी इसकी भी जनसंख्या से कम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेशों की है, जैसे अंडमान निकोबार की इससे कम है, दादरा नगर हवेली की कम है, दमन दीव की कम है, लक्षद्वीप, क्योंकि यहाँ पे लोग रहते नहीं है, बहुत ही कम रहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे इसका अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखो अब स्टार्ट होता है। अगर हम भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य बोले, 5 राज्य नहीं करना, मैं स्टार्टिंग के 3 राज्य आप कर लेना, काफ़ी है। ठीक है, तो यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, 16.51%, यानी 16.51% जनसंख्या जो है वो यूपी की है, यूपी में रहती है। उसके बाद महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे बिहार है। शुरू के 3 आप कर लो। न्यूनतम जनसंख्या वाले बोलेगा तो सिक्किम हो जाएगा, सबसे कम है, उसके बाद मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बोलेगा तो डायरेक्ट यूपी है। ठीक है, 19 करोड़, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य बोलेगा तो सिक्किम है, जहाँ पे 6 लाख लोग हैं। ठीक है, इसके बाद 10 के वृद्धि दर, यानी 10 सालों में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राज्य में, तो सबसे ज़्यादा हुई मेघालय में 27%, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर आपका बिहार। न्यूनतम की बात करें तो नागालैंड, उसके बाद केरल और तीसरे पे गोवा, जहाँ पे सबसे कम वृद्धि दर हुई है 10 सालों में। जनसंख्या घनत्व देखो, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का, बिहार का, 1106 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल और फिर केरल। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व देखो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे 1 किलोमीटर के एरिया में 17 लोग रहते हैं। फिर मिजोरम है और फिर आपका सिक्किम हो जाएगा। लिंग अनुपात देखो सबसे ज़्यादा किस राज्य का है, केरल का है, 1084 है। ठीक है, फिर तमिलनाडु का है,
फिर आंध्र प्रदेश का है। न्यूनतम लिंग अनुपात देखो कहाँ पे है, हरियाणा में सबसे कम है लिंग अनुपात, उसके बाद जम्मू कश्मीर में और फिर आपका सिक्किम में हो जाएगा। सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात की बात करें तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में, फिर मिजोरम में और फिर मेघालय में। अगर ठीक है, सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात की अगर बात करें, अगर न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाले 5 राज्य बोलेगा जहाँ पे सबसे कम है, हरियाणा है, पंजाब है और जम्मू कश्मीर। साक्षरता देखो लिटरेसी में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, केरल में 94%, फिर मिजोरम में 91 और फिर गोवा में। अगर बात करते हैं सबसे कम, बिहार में 61% पढ़े लिखे, अरुणाचल प्रदेश में 65 और राजस्थान में 66% है। पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा पुरुष जो है कहाँ के किस राज्य के पढ़े लिखे हैं, पढ़े हैं, केरल के 96% जो है पुरुष वो पढ़े, फिर मिजोरम के 93 और फिर गोवा के 92। अगर न्यूनतम पुरुष साक्षरता यानी सबसे कम पढ़े पुरुष कहाँ के हैं, बिहार के 71% पुरुष लोग जो है पढ़े लिखे नहीं है, अरुणाचल प्रदेश के 72% नहीं है और आंध्र प्रदेश के 74%। अगर महिलाओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ पे हैं, केरल में 92%, फिर मिजोरम में 89% और फिर गोवा में है 84%। सबसे कम पढ़ी महिलाओं में बात करें तो बिहार की हैं 51% महिलाएँ पढ़ी, राजस्थान की 52 और झारखंड की 55%। अगर ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कौन से राज्य में, कितने कहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है, हिमाचल प्रदेश में है, फिर बिहार में और फिर असम में है। 90% लोग हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय की बात करें तो गोवा में 62% है, मिजोरम में 52, तमिलनाडु में 48%। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, यूपी में, फिर उसके बाद तमिलनाडु में, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले सिक्किम में सबसे कम है 1 लाख कुछ, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर नागालैंड में। अनुसूचित जाति जनजाति की बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी 80 संख्या वाले प्रतिशत जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य, वो पंजाब में 31%, फिर हिमाचल प्रदेश और फिर आपका पश्चिम बंगाल में 20। ठीक है, अगर हम सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 राज्य बोलें तो लोगों की बात करें तो यूपी में हो जाएगा, फिर इसके बाद 4 करोड़ कुछ, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, फिर इसके बाद बिहार में। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछेगा कौन से स्टेट है जहाँ पे कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनजाति क्या हुई, अभी हमने जाति करी थी, एससी की बात करी थी, अब एसटी वालों की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, उसके बाद महाराष्ट्र में ज़्यादा है, फिर आपके उड़ीसा में। अगर झारखंड में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जनसंख्या के मामले में 6 नंबर पे है। ठीक है, झारखंड इसकी एसटी जनसंख्या इन्होंने दी है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति अगर जनसंख्या की बात करें तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा, फिर नागालैंड में और फिर आपका मेघालय में। अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की तो मिजोरम में 94, नागालैंड मेघालय हम कर चुके हैं। एसटी जनसंख्या प्रतिशत के मामले में झारखंड जो है 11वें स्थान पे है। एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना कि हरियाणा और पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी भी निवास नहीं करती है। ठीक है, अगला यहाँ पे घटते क्रम में बात करें तो मिजोरम में सबसे 94%, नागालैंड, फिर आपका मेघालय हो गया, और ये चीज़ हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं 2011 में केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें। ठीक है, तो उनकी बात करें जनगणना, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है, दिल्ली में, दूसरे नंबर पे पुदुचेरी और तीसरे नंबर पे चंडीगढ़ में। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दादर और नगर हवेली 55.9%, दूसरे नंबर पे आ जाएगा दमनदीप और तीसरे पे पुदुचेरी। और न्यूनतम 10 के वृद्धि दर वाला बोलेगा केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है 6.3%। सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, और न्यूनतम जनघनत्व वाला अंडमान निकोबार। ठीक है, जनघनत्व में दूसरा कौन सा है, चंडीगढ़ हो जाएगा। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, पुदुचेरी, और न्यूनतम वाला हो जाएगा दमन और दीव। लिंग अनुपात में दूसरे नंबर पे लक्षद्वीप है, और शिशु लिंग अनुपात की बात करें तो उसमें केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा दमन और दीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और न्यूनतम वाले की बात करें तो दिल्ली हो जाएगा, और दूसरे नंबर पे न्यूनतम वाले में पुदुचेरी। साक्षरता की बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है 91.8%, और सबसे कम आपका हो जाएगा दादर और नगर हवेली में 76%। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका दमन और दीव। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की बात करें तो लक्षद्वीप की है, और न्यूनतम की बात करें तो दादर और नगर हवेली की है। सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करें तो लक्षद्वीप की है, और न्यूनतम की बात करें तो दादर व नागर हवेली।
केंद्रशासित प्रदेशों में बात करें तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या प्रतिशत दिल्ली का है, और न्यूनतम की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। इसके बाद सर्वाधिक 80 जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ है, और दिल्ली सर्वाधिक 80 जनसंख्या वाला केंद्रशासित प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीपों में कोई भी अनुसूचित जाति यानी 80 नहीं रहती है। और एसटी की बात करें तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे लक्षद्वीप में 94%, और एसटी की बात करें तो उसमें दादरा व नागर हवेली हो जाएगा। इसके बाद हमारा आज का लास्ट है कि दिल्ली, चंडीगढ़ एवं पुडुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति जो है एससी निवास नहीं करती है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 14, जो कि लगता है कि काफ़ी बोरिंग टॉपिक भी लगा होगा काफ़ी को, लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है आपका सेंसेक्स 2011। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, और बाकी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा टॉपिक नंबर 15। हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके का अगली वीडियो में। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके का, 15 to 20 मार्क्स आता है, 15 to 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हर एक वीडियो को ध्यान से देखना, हर एक वीडियो को नोट करते हुए, हर एक वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे नोट करते हुए चलना। स्टैटिक जीके का अलग नोटबुक बना लेना ताकि रिवीजन करने में आसानी हो और एग्जाम से पहले 2 या 3 बार रिवीजन हो जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, शुक्रिया।